हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन जो जो भी ये वीडियो देख रहा है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्लीज लेट मी नो दैट अगर वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो दैट कि इफ एवरीथिंग इज फाइन, यू जस्ट लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर, देन वी कैन गो एंड वी कैन स्टार्ट विथ अवर सेशन। ठीक है, तो एक बार मुझे बता देना कि वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो हम लोग जाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज फाइन, देन वी कैन स्टार्ट विद अवर सेशन। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, लैग हो रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, तो फर्स्ट लेट मी नो दैट वीडियो इज नॉट क्लियर, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, लिटिल बिट लैग। थोड़ा सा बता देना मुझे। अभी भी लैग हो रहा है, सब लोग बता दो एक बार। फाइन अभी? प्लीज लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज फाइन, देन वी कैन स्टार्ट विद अवर सेशन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू एवरी पर्सन हु आर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, गुड इवनिंग। एक बार बता देना लैग हो रहा है तो। नहीं, लैग नहीं हो रहा है, फाइन 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 फाइन, वेरी गुड। बीच में अगर लैग होगा तो मेरे को बता देना। ठीक है, इफ समथिंग इज, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है वो एक बार सब दिल बना दो। उसके बाद में हम लोग जाएंगे और पढ़ेंगे आज का थर्ड टाइप्स के बारे में, विच इज नथिंग बट हाँ, लव यू, यस आई लव यू टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। चलो कुछ नहीं, तुम लोग आज से मेरे बाबू, अब तुम लोगों को मैं बाबू बोलूंगा। ए बाबू लिसन, ऐसा करके तो सुनना, जब बोलूंगा बाबू लिसन तो सुनना। ठीक है, ओके। तो जाते हैं और आज के बारे में बात करते हैं। देखो, जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो मैं आपका आज रिवीजन ले लूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीजें बता दूंगा, आप उसके बारे में बात मतलब टेंशन मत लेना। तो मंडे टू फ्राइडे हम वही करेंगे। मंडे टू फ्राइडे देखो मेरा शेड्यूल कैसा होगा कि हम मंडे टू फ्राइडे जो है वो जो भी पढ़ाया होगा फ्राइडे को मैं आपका रिवीजन ले लूंगा, और हर मंडे को, मंडे टू फ्राइडे की डीपीपी की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अमन, अमन, हाँ भाई, अमन मिश्रा तेरा नाम, हाँ ले लूंगा। हाँ भाई, नाम ले लूंगा। ए यार तुम लोग, ठीक है, लैग नहीं हो रहा है ना, एक बार बता देना मुझे। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद में जस्ट लेट मी नो, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन, आकाश, मुकुल, थैंक यू, अभिनव मेरी जान, सिद्धार्थ, यस, जय श्री राम। ठीक है, आदाब, सत श्री अकाल सबको। ठीक है, ओके, कमाल, हाँ भाई, कमाल कमाल कमाल। हाँ अभिषेक, गुड इवनिंग, सुभजीत, गुड इवनिंग, गणेश, गुड इवनिंग, सिराज। ओके, हाँ तेरा कौन है ये, मेरा भी लो, स्नेहिल, यस स्नेहिल। अरे बहुत तेज कमेंट जा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं तुम लोगों का। हाँ भाई कमाल, एक बार हो गया क्या, बार बार तेरा मार खाएगा कमाल तू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो, ओके। तो आज का जो टॉपिक है, देखो अगर हमने कल जो बोला था वो कल हमने कंप्लीट किया था। हमारा जो कल वाला सेक्शन था वो दैट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और फिर मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और फिर मैंने आप लोगों को सेल्फ कॉम्प्लीमेंट वाला, आप कमेंट सेक्शन से हाथ डालो। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में तुम लोगों का नाम ले लूंगा, एक एक लोग ले लेना। ठीक है, लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे एक दूसरे से। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए शांत हो जाओ, कमेंट मत करो। देखो कल का जो सेक्शन था उसमें हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, फिर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के जो टॉपिक है, ठीक है, आप लास्ट में सबका नाम लूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई कैन टेल यू इज बेसिकली दिस हाइपर क्यूब वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये हाइपर क्यूब वाला ग्राफ जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला टॉपिक, तो इसको मैं बड़े अच्छे से आज के सेशन में लूंगा। ठीक है, आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद में ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे
कि यूनियन ग्राफ में अगर करते हो तो क्या होता है, इंटरसेक्शन अगर ग्राफ में करते हो तो क्या होता है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस या रिंग सम बोला जाता है, उससे अगर ग्राफ में करते हो तो क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वी विल ट्राई टू गो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट इट एंड वी विल ट्राई टू गो एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई नहीं होता हूं आपके टाइम के लिए, ठीक है, बट हम ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो पता नहीं क्या इश्यू हो गया था एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ आपका, ठीक है। और बीच में अगर मैंने जोक्स क्रिएट किए ताकि लाइट मोड कर दूं आपको और ताकि वो फिर से ग्रास्पिंग पावर आपका आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से प्लीज यू नो एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी इन टू दैट, ठीक है। तो ओके चलो और जाते हैं और पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। तो विल गो एंड विल ट्राई टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, इसमें मैंने बीच में कमेंट भी पढ़ रहा था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने घर के बारे में लिख रहे हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ। ऐसा मत करो, ठीक है। ठीक है, अब शुरू, ओके अब शुरू शुरू करते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सबसे पहले चार्ट, अब ये चार्ट पे से हाथ हटा दो और सिर्फ यहां पर देखो, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग ने स्टार्ट कहां से किया था, व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, कि हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वापस से बताता हूं क्योंकि नोट्स भी आपकी चली गई। तो इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है, इंसिडेंट पॉइंट इज बेसिकली, ठीक है, व्हाट इज ए इंसिडेंट पॉइंट। जो इंसिडेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो एक मीटिंग पॉइंट होता है एंड आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट एंड मैं आपको ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है। उसके बाद में मैंने आपको एक चीज बताया, वो क्या बताया कि ग्राफ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ग्राफ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया था जब फर्स्ट डेफिनेशन आया था, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन में क्या था कि एक ग्राफ है, उसमें सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस होते हैं। उसके बाद में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, वो स्टेटमेंट ये था कि ईच एज इज एसोसिएटेड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। तो ये चीज हमने इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन आज यही चीज को मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं, ठीक है। अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। तो ये चीज हमने किस में लिखी थी, ये चीज हमने लिखी थी इंग्लिश में। लेकिन इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहूं तो मैथमेटिकली एक इंसिडेंट फंक्शन आता है जिसको हम लोग ये डिफाइन करते हैं। तो अब ना अगर ये इंग्लिश वाला हटा दूं मैं, तो आपका ग्राफ का ना एक नया डेफिनेशन बनेगा जहां पर सेट ऑफ वर्टाइसेस, सेट ऑफ एजेस और इंसिडेंट फंक्शन कहलाता है। अब हम लोग इंसिडेंट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ना इंसिडेंट फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि इंसिडेंट फंक्शन होता क्या है। तो देखो नॉर्मल, सबसे पहले फंक्शन समझ लेते हैं कि नॉर्मल फंक्शन होता क्या है। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो आपको यह बोलना है कि फंक्शन एक बेसिकली मशीन होती है और इस मशीन में हम लोग इनपुट डालते हैं यहां पर और हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। और इस मशीन जो है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। सर ये चीज तो मैंने नहीं पढ़ी थी 10th क्लास में, हमको बताया गया कि एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ था। ये मशीन का नाम ही यहां पर है एक्स स्क्वायर। तो जब आप ना x की वैल्यू लिखते हो, कि जब ना आप x की वैल्यू 1 यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हो तो आंसर में आपको 1 आता है। जब ना आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हो 2 तो आपको आंसर में 4 आता है। तो मशीन जो होती है, जो फंक्शन जो होता है, वो इनपुट रखने पर आपको आउटपुट देता है। नेक्स्ट टाइम आपसे अगर कोई पूछे कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, तब आपको यह बोलना है कि फंक्शन जो होता है वो मशीन होती है जिसमें इनपुट हम रखते हैं और हमको आउटपुट आता है। तो इस इनपुट को और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंक्शंस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जहां पर हम ये सेट ऑफ इंटीजर्स जहां से हम इनपुट उठाते हैं और ये सेट ऑफ इंटीजर्स जहां पर हमको आउटपुट मिलता है। अब हम लोग इंसिडेंट फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं।
जैसा कि ये फंक्शंस के बारे में हो गया, अब हम लोग इंसिडेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इंसिडेंट फंक्शन को फिर से डिफाइन करने के लिए मैं एक ग्राफ ले लेता हूं कि ये एक 1 2 3 है और ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। अब ये देखना कि जब आप ना इनपुट में E1 डालते हो तो वो ये बताता है कि ये 1 और 2 के साथ में कनेक्टेड है। जब आप फंक्शन में E2 डालते हो तो वो ये बताता है कि वो 2 और 3 के साथ में कनेक्टेड है। तो जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन आएगा, आप ना इनपुट में नंबर ऑफ एजेस डालोगे तो आउटपुट देखो, यहां पर एक ही चीज है लेकिन यहां पर ऑर्डर मतलब यहां पर जो है वो पेयरिंग में है, तो इसीलिए V क्रॉस V लिखते हैं। इसको हम लोग इंसिडेंट फंक्शन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर से यार क्या दिक्कत है ये अभी बफरिंग का। तो ये हो गया, एक मिनट रुकना यार। ठीक है ना, क्लियर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका ना इंसिडेंट फंक्शन हो गया। तो अब अगर ग्राफ को, ठीक है, अब अगर ग्राफ को डिफाइन करना होगा तो हम लोग ग्राफ को कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ सेट ऑफ वर्टाइसेस, सेट ऑफ एजेस एंड इंसिडेंट फंक्शन। तो इंसिडेंट फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइंड होता है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको अभी भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिला है, जो लोगों को फंक्शंस जिन लोगों ने पढ़ के आए हैं वो अगर इस चीज को देखेंगे ना तो उनको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये चीज बहुत सारी किताबों में नहीं लिखा है और बहुत जगह पे कोई बताता भी नहीं है इसे। तो आई टोल्ड यू द रियलिटी अबाउट इट। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो मैंने पहले ही डेफिनेशन दे दिया था कि ईच एज इज एसोसिएटेड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। तो इस चीज को भी हम लोग इंसिडेंट फंक्शन ही कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। अब हम लोग जाते हैं, ठीक है, अब नाउ वी विल गो and we will try to understand about one particular topic and then that is nothing but isomorphism, जो आज का टॉपिक है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। ठीक है, तो अब अजय एक बार हाँ बोल देना एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट आइसोमॉर्फिक के बारे में। ठीक है, तो एक बार बता देना तो वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको नहीं पता है तो आप बस इंसिडेंट फंक्शन जो मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है, आप इसका मतलब यही समझो कि ईच एज इज एसोसिएटेड विथ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस। जो V क्रॉस V इसलिए होता है क्योंकि दो वर्टाइसेस होते हैं। अगर सिंगल होता तो एक ही V होता, तो दो वर्टाइसेस है इसलिए V क्रॉस V करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। अब हम लोग जाते हैं और आइसोमॉर्फिक के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली, ठीक है, बेसिकली हम लोग बात करेंगे आइसोमॉर्फिक के। अब यहां पर कमेंट मत करो, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुनो। तो आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, बेसिकली 45 मिनट चलेंगे उसमें। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आइसोमॉर्फिक, आइसो मतलब क्या, मॉर्फिक मतलब क्या। एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो ये जो टॉपिक है आइसोमॉर्फिक बोल लो या आइसोमॉर्फिज्म बोल लो इसको। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। तो अब जो है बेसिकली ग्राफ में इसको आइसोमॉर्फिक ही बोला जाता है, तो हम लोग भी आइसोमॉर्फिक ही कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म भी कह सकते हो। तो अब अगर हम लोग आइसोमॉर्फिक के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, तो देखो, अगर मैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अबाउट आइसोमॉर्फिक, फर्स्ट वी विल ट्राई टू डिवाइड दिस थिंग्स इनटू टू पार्ट्स। एक होता है आइसो। आइसो का मतलब अगर आपसे कोई पूछा तो आप ये बोलो कि आइसो का मतलब होता है सेम। अब अगर मॉर्फिक का मतलब हो गया तो आपको ये बोलना है कि मॉर्फिक का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो आइसोमॉर्फिक जो होता है वो हम किससे रिलेटेड पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं सेम प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आइसो का मतलब सेम हो गया, मॉर्फिक और मॉर्फिज्म मतलब प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है कि आइसोमॉर्फिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ में ही पढ़ते हैं, नहीं, आइसोमॉर्फिक मतलब हम कहीं भी पढ़ सकते हैं।
जैसे ज्योमेट्री में अगर एक, ठीक है, अगर एक वर्टेक्स ये हो गया और दूसरा या एक ग्राफ ये हो गई या दूसरी ग्राफ ये हो गई, तो एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के आइसोमॉर्फिक तभी होगी जब वो एक दूसरे का सेम प्रॉपर्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में भी आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर से तभी सेम होगी, तभी आइसोमॉर्फिक होगी एक दूसरे के, जब दोनों की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, लेंथ एंड एंगल उनका अगर सेम हो गया तो वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होती है। और यही चीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि दो लोगों का अगर केमिकल स्ट्रक्चर सेम हो गया, मतलब अगर उनकी प्रॉपर्टी सेम हो गई, तो उनको हम लोग आइसोमॉर्फिक कहते हैं। तो अब यहां पर आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, यहां पर आइसोमॉर्फिक का मतलब हो गया कि दो ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक तब होती हैं जब उनका प्रॉपर्टी सेम होता है। तो ग्राफ प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्राफ प्रॉपर्टी रिलेटेड होगा कि एक ग्राफ ये है और दूसरी ग्राफ ये है, अगर इसमें भी सेम वर्टाइसेस है, इसमें भी सेम वर्टाइसेस है, इसमें भी सेम एजेस है, इसमें भी सेम एजेस है, इसकी डिग्री सीक्वेंस सेम है, इसकी डिग्री सीक्वेंस भी सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है? चलो आगे देखते हैं। तो व्हाट आई कैन राइट कि G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, आर isomorphic to each other if they have same number of vertices, ठीक है, if they have same number of edges, and if they have सेम डिग्री सीक्वेंस, ठीक है, इफ दे हैव अ सेम डिग्री सीक्वेंस। तो अब ना ये जरा चीज देखना एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। इसमें भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, जरा होल्ड करके रखना, आप लोगों को डाउट होगा। तो G1 एंड G2 जो है वो एक ग्राफ जो दूसरे ग्राफ का आइसोमॉर्फिक तभी बनेगा, ठीक है, जब क्या होगा, जब उनका सेम वर्टाइसेस होगा, सेम एजेस होगा, सेम डिग्री सीक्वेंस होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, आइसोमॉर्फिक का मतलब यह होता है कि ग्राफ जो होती है वो आपकी एक ही होती है, लेकिन उसको ड्रॉ अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है, और इट डज नॉट मैटर हाउ यू ड्रॉ ग्राफ इनटू ग्राफ थियरी। तो आप किसी तरीके से भी ड्रॉ करो, बट होना क्या चाहिए, उनका वर्टाइसेस सेम होना चाहिए, उनका एजेस सेम होना चाहिए, उनका डिग्री सीक्वेंस सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैं अगर एक ग्राफ लेता हूं, ठीक है, सो फर्स्ट टाइप एक्चुअली वो एक ही ग्राफ है, ठीक है, वो एक ही ग्राफ होता है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो चाहे मैं अगर ये फर्स्ट वाली ग्राफ बोल लूं, चाहे मैं ये सेकंड वाली ग्राफ बोल लूं, ये दोनों ग्राफ सेम है। अगर इसमें मैं बोल लूं कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3 है, नंबर ऑफ एजेस 3 है और इनका डिग्री सीक्वेंस भी सेम है, ठीक यहां पर भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम है, नंबर ऑफ एजेस सेम है और इनका डिग्री सीक्वेंस भी सेम है, तो ये दो दूसरी जो ग्राफ है वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर होती है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इफ आई विल ट्राई टू टेक दिस एग्जांपल, ओके, तो फर्स्ट यू विल ट्राई टू कैलकुलेट कि इसमें कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस आएंगे, ठीक है, फर्स्ट यू विल ट्राई टू कैलकुलेट कि इसमें कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस आएंगे। तो ये एक ग्राफ हो गई, ठीक है, और ये दूसरी ग्राफ हो गई। तो बेसिकली यहां पर आपका जो हो गया वो G1 हो गया एंड देन दिस इज बेसिकली योर G2। तो अब ना कैलकुलेट कर लो कि हाउ मेनी वर्टाइसेस द फर्स्ट वन इज हैविंग। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 एंड 5। तो हियर यू विल गेट 5 नंबर ऑफ वर्टाइसेस, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हियर ऑल्सो यू विल गेट 5 नंबर ऑफ वर्टाइसेस। इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हो गया वो क्या हो गया, 6 हो गया। यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहां पर भी 6 नंबर ऑफ एजेस हो गया। अब ना डिग्री सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डिग्री सीक्वेंस है 1, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो ये हो गया 3, 3, 3, 2 और 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 3, ये 3 और ये 1। तो 3, 3, 3, 2 और 1।
तो दोनों का ना डिग्री सीक्वेंस सेम है बेसिकली, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये देखना दोनों, ये G1 और G2 वो एक्चुअली एक ही ग्राफ है, ठीक है। एक्चुअली ये यस यस रितेश, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ भी होती है, वो भी आइसोमॉर्फिक होती है, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि दो ग्राफ जो हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अनऑफिशियल वे में अगर आप बोलोगे कि आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, तो अनऑफिशियल वे में आप ये बोलोगे कि वो एक ही ग्राफ होती है बट डिफरेंट ड्राइंग्स होती है उसकी, ठीक है। तो अनऑफिशियल वे में क्या बोलोगे कि बेसिकली इट इज वन ग्राफ, ठीक है, बेसिकली इट इज वन ग्राफ बट इट इज हैविंग डिफरेंट ड्राइंग्स, ओके, इसको ही हम लोग आइसोमॉर्फिक कहते हैं, इट इज हैविंग डिफरेंट ड्राइंग्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैंने अभी यहां पर दिया, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैंने अभी आपको बोला कि एक ही ग्राफ होती है बट डिफरेंट ड्राइंग्स होती है। अब जैसे कल की बात अगर मैं बोल लूं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट में मैंने आपको ना एक चीज लिख के दी थी, और वो स्टेटमेंट ये था कि इसका डेफिनेशन जो था वो ये लिखा था कि अगर आपका ग्राफ जो है वो कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है तो हम उसको सेल्फ कहते हैं। अब ना मैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं, और डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन जो ये है कि इफ a graph is isomorphic to its own complement, isomorphic to its own complement, ठीक है, its own complement, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन गो एंड वी कैन टॉक अबाउट इट कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का मैंने एक नया डेफिनेशन दे दिया आपको, और वो नया डेफिनेशन क्या है कि इफ अ ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के लिए कल वाली ग्राफ भी है, ये देखना, ये बेसिकली सेम ही ग्राफ होती है लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बेसिकली अलग अलग होता है। ये है तो एक ही ग्राफ, मतलब पूरा समरी इसका क्या है, पूरा समरी इसका ये होता है कि एक ही ग्राफ होती है, उसको अलग अलग एंगल से आप ऐसे जैसे जैसे देखते रहोगे, ऊपर से या इधर से, तो वो एक ही ग्राफ होती है बट इट इज हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यही, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहते हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि, ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूं कि सर सेल्फ, मतलब जो आइसोमॉर्फिक, सेल्फ भूल जाओ, सेल्फ तो कल का एक नया डेफिनेशन दे दिया बस। सर ये जो आइसोमॉर्फिक वाली ग्राफ है, इसमें अगर सेम वर्टाइसेस होगा, सेम एजेस होगा और सेम आपका डिग्री सीक्वेंस होगा, तो ये क्या एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होगी? हाँ सर, आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है, मत करो भरोसा सर, फिर भी यहां पर देखना 2 और 3 4 और 5 और 6, यहां पर देखना 1 2 3 4 5, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस 6। अच्छा ये वाली ग्राफ देख लो आप लोग, ये वाली ग्राफ में सबसे टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस पता कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर 6 वर्टाइसेस है, 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर भी 6 वर्टाइसेस है। टोटल नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, तो आपको 5 एजेस यहां पर आ जाएंगे। ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर भी आपको 5 एजेस आ जाएंगे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनका डिग्री सीक्वेंस, इसका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, सो 3 2 2 और 1 1 1, बराबर है, 3 2 2 और 3 बार 1, इसका डिग्री सीक्वेंस है 1, ये 2, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 1, ये 3 एंड देन 2 एंड 2 एंड 1 1 और 1। अब ये चीज देखना तुम लोग, ये क्या कहना चाहता है कि इसमें सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस और डिग्री सीक्वेंस सेम होने पर एक, ठीक है, ठीक है, इसमें सेम वर्टाइसेस, सेम एजेस और सेम डिग्री सीक्वेंस होने पर भी ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होती है। बाबा आपने झूठ बोला थोड़ा सा, क्यों?
ताकि कॉन्सेप्ट को ज्यादा टाइम तक याद करवा सकूं। तो हैविंग ए सेम वर्टाइसेस, सेम एजेस एंड सेम डिग्री सीक्वेंस विल नॉट बी टेक्स द गारंटी फॉर आइसोमॉर्फिक। देखो आप ना ये पहली वाली ग्राफ को ऐसे पकड़ के होल्ड करोगे ना, तो आपको ये जो पेंडेंट वर्टेक्स है वो लास्ट में ऐसे दो पेंडेंट वर्टेक्स आएंगे। आप ये वाले ग्राफ को ऐसे पकड़ के होल्ड करोगे तो बीच में ऐसे पेंडेंट वर्टेक्स आएगा। तो आप ना ये वाली ग्राफ को उसके जैसा कभी ड्रॉ ही नहीं कर सकते आप किसी तरीके का भी। तो कहने का मतलब है कि बाबा आपने झूठ बोला, हाँ शुरू में झूठ बोला कि हैविंग अ सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस और सेम डिग्री सीक्वेंस होने पे क्या ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होती है? नहीं। सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस और सेम डिग्री सीक्वेंस होने पर एक दूसरे का कंडीशन जो है वो एक दूसरे से आपका आइसोमॉर्फिक नहीं होता है। ठीक है, आई कैन टेक सो मेनी एग्जाम्पल। अब ना अगर मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल की इफ ओए कहां गया, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू टेक सम एग्जाम्पल एंड आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। ठीक है, जैसे कि एक ग्राफ मैं यहां पर ले लेता हूं और एक दूसरी ग्राफ मैं यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। बाबा आप झूठ भी बोलते हो? हाँ, पढ़ाने के टाइम पे बहुत बोलता हूँ। तो जो चीज जब तक मैं लिखूं ना तब तक भरोसा नहीं करना मेरे ऊपर कभी। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। जैसे कि अब मैं ना अगर ये वाली देखो, फर्स्ट वाली ग्राफ में आप मुझे चेक करके बताओ कितने वर्टाइसेस हैं, कितने एजेस हैं और कितने डिग्री सीक्वेंस है। वो आप ना इसमें भी चेक कर लो। देखो आपके पास ना दो ग्राफ मैंने यहां पर बना के दिया है। ये कौन है? ये चैट लिख रहा है। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, स्पैम मत करो भाई, जो कम से कम जो पढ़ना चाहते हैं उनको तो पढ़ने दो। आपसे ना हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, स्पैम मत करो, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ना दो। ठीक है, यू माइट बी हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बट नॉट दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, तो स्पैम मत करो भाई, आप लोग ये संभाल लो यार। अगर कोई स्पैम कर रहा है तो देख लो उसको। यहां पर देखो, अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस हियर यू विल गेट 8। ठीक है, हियर इफ आई विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस हियर यू विल गेट 8। अब इसमें मैं एजेस के लिए कैलकुलेट करता हूं तो 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 9 और 10, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हियर यू विल गेट 10। हियर ऑल्सो यू विल गेट 10 नंबर ऑफ एजेस इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट। डिग्री सीक्वेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है और ये 3 है, ये 2 है और ये 2 है और ये 2 है और ये 2 है, तो 4 टाइम्स 3 एंड 4 टाइम्स 2। ठीक है, तो बेसिकली इसका सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड सेम नंबर ऑफ एजेस एंड सेम डिग्री सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है, इसका भी वही आएगा और यहां पर भी 4 टाइम्स 3 एंड 4 टाइम्स 2 यू विल गेट इट। तो कहने का मतलब है कि दोनों ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस सेम है, दोनों ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस सेम है, दोनों ग्राफ में सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस है और दोनों ग्राफ में सेम नंबर ऑफ एजेस है, बट एक्चुअली दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है, दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। तो देखो कहने का मतलब क्या है, ठीक है, दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। अब ना ये वाली जो ग्राफ है आप उसको इस तरीके से नहीं बना सकते। अब देखो ये वाला जो नीचे वाला जो रेक्टेंगल है ये वाला, इसको मैं ना इसे बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन ये वाले रेक्टेंगल को बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये वाली ग्राफ कभी आपकी ऐसी नहीं बन सकती है और ये वाली ग्राफ कभी आपकी ऐसी नहीं बन सकती है। तो इसीलिए अगर देखो आपको अभी कंफ्यूजन आ गया, अब मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको चलना पड़ेगा डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि ये देखो, डेफिनेशन में मैंने स्पेस दिया था, G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर इफ दे हैव सेम इंसिडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम इंसिडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेम इंसिडेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि हर एक वर्टेक्स और हर एक एज का प्रॉपर्टी जो होना चाहिए, जो मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तो ही जाके दे विल बी हैविंग द सेम इंसिडेंट प्रॉपर्टी।
तो दो ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक तभी होंगी जब वो फर्स्ट डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो अगर वो देखो ये दो पार्ट में है डेफिनेशन, अगर कोई ग्राफ, ये फर्स्ट वाला आइसोमॉर्फिक का डेफिनेशन है, तो अगर वो आइसोमॉर्फिक है तो ये अगर देखो दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है तो सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस और सेम डिग्री सीक्वेंस जो है वो होता है। मतलब अगर आइसोमॉर्फिक हुआ तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी है तो वो आइसोमॉर्फिक को फॉलो करेगा। ये थोड़ा गंदा हो गया देखने में, ठीक है। तो अगर आइसोमॉर्फिक है तो वो, अगर देखो सुनो, अगर वो आइसोमॉर्फिक है देन इट विल हैव अ सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस, सेम डिग्री सीक्वेंस। But having a same number of vertices, same number of edges and same degree sequence does not take the guarantee for a isomorphic graph. ठीक है। तो what is my point? My point is कि if they are isomorphic to each other, then they will have same number of vertices, same number of edges and same degree sequence. इसको पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। Then they will have same number of vertices, same number of edges, same number of vertices, same number of edges and same degree sequence, ठीक है, सेम डिग्री सीक्वेंस। तो ये चीज तो समझने लायक है कि अगर वो आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक है मतलब सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम है मतलब एक ही ग्राफ है लेकिन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर किसी के पास में सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस है और सेम नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है, और सेम डिग्री सीक्वेंस है, अगर किसी के पास में ये चीज है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा? नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। और एग्जाम्पल के लिए क्या था, मैंने जैसा बताया कि ये आपका एग्जाम्पल था, ठीक है। यहां पर सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, सेम नंबर ऑफ एजेस है और सेम डिग्री सीक्वेंस है, बट इट डज नॉट टेक्स ए गारंटी फॉर आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो आइसोमॉर्फिक के ग्राफ जो है, ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक का ग्राफ जो होना चाहिए, मतलब अगर वो आइसोमॉर्फिक है तो सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस, सेम डिग्री सीक्वेंस होगा। लेकिन सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस और सेम डिग्री सीक्वेंस डज नॉट टेक्स द गारंटी फॉर आइसोमॉर्फिक। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सर वो इंसिडेंट वाला बताओ ना, ये वाला सर, इस पे जरा फोकस करो ना, इंसिडेंट वाले पे। तो अब हम लोग इंसिडेंट वाले पे फोकस करते हैं एंड विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि इंसिडेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट इंसिडेंट प्रॉपर्टी? इंसिडेंट प्रॉपर्टी हमारा ये होना चाहिए कि यू नो फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फॉर एग्जाम्पल सी, इफ आई विल ट्राई टू शो यू समथिंग लाइक दैट कि लेट्स कंसीडर ये हमारा पहला ग्राफ था, ठीक है, और ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक थे। तो हमने कैलकुलेट किया था कि ये सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सेम नंबर ऑफ एजेस और सेम डिग्री सीक्वेंस होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो वर्टेक्स जो है वो पिछले जन्म में अगर शाहरुख खान था तो ये जन्म में भी शाहरुख खान ही होना चाहिए। तो पिछले जन्म में जिस तरीके से उसका फेस कटिंग था वो इस जन्म में भी वही फेस कटिंग वाले मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ये वाला जो वर्टेक्स है जो पिछले जन्म में जहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था वो वहीं पर यहां पर भी रिप्रेजेंट करेगा इसी जन्म में। तो ये वाला जो वर्टेक्स है वो जिस तरीके से इस वाले वर्टेक्स को मीट कर रहा था वो नए जन्म में भी इसी वर्टेक्स को मीट करेगा। मतलब अगर y जो है वो y डैश से मैच करना चाहिए, ठीक है, और x जो है, ओए, जो x है वो x डैश से मैच करना चाहिए, ZW जो होगा वो Z से मैच करना चाहिए और YW जो होगा वो Y से मैच करना चाहिए और P जो होगा वो P डैश से मैच करना चाहिए। ये हो गया आपका इंसिडेंट प्रॉपर्टी का, ठीक है, इंसिडेंट प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी और इंसिडेंट पॉइंट का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इंसिडेंट पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इंसिडेंट पॉइंट की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जिस तरीके का यहां पर जो होगा वो वही वहां पर भी होगा, ये जो होगा वो इसी तरीके से वहां पर भी होगा।
ये जो होगा वो इसी तरीके से यहां पर भी होगा, ये जो होगा वो इसी तरीके से यहां पर भी होगा। अब ना मैंने जो पहले वाला एक एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या था, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि बेसिकली जब हम लोग ऐसा करते थे, व्हेन वी आर ट्राइंग टू गो एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। अब ये देखना कि इसमें हम लोग मैपिंग कैसे करते हैं एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग इट हियर। तो अब इसमें क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया 1, इसका डिग्री हो गया 2, इसका डिग्री हो गया 3, और ये 1 और ये 2 और ये 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब ये देखना, अब देखो पहली ग्राफ में, ठीक है, पहली ग्राफ में जो ये जहां पर देखो पहली ग्राफ में अगर किसी की डिग्री 3 है तो वो ये है, पहली ग्राफ में अगर किसी की डिग्री है तो वो 3 है और वो ये है। देखो दो, फिर से सुनो सब लोग, सुनो ध्यान से सुनो, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में हमको रिलेट करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, इस ग्राफ में अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 3 दी हुई है, तो यहां पर जो किसी वर्टेक्स की डिग्री है वो 3 है। इस ग्राफ में एक ही वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है, और इस ग्राफ में भी एक ही वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है। तो अब क्या हो रहा है ये देखना, ये पहला वाला जो मीट कर रहा है, ये जो 3 है वो किसके साथ में मीट कर रहा है, वो मीट कर रहा है 1 के साथ में, वो मीट कर रहा है 2 के साथ में, वो मीट कर रहा है 2 के साथ में। आप देख लो ना इस चीज को, अब समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो 3 है वो इसके साथ में मीट कर रहा है, वो इसके साथ में मीट कर रहा है, और वो इसके साथ में मीट कर रहा है। और वही 3 को अगर मैं रिलेट करूं तो वो 1, 1 और 2 के साथ में मीट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आप 3 से रिलेट करोगे वो 2 पेंडेंट के साथ में और 1 डिग्री 2 के साथ में, मतलब यहां पर हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर हो गई प्रॉब्लम, इसमें जो 3 मीट कर रहा है वो एक पेंडेंट और 2 डिग्री 2 के साथ में मैच कर रहा है। इसमें भी एक ही वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है, वो 2 1 के साथ में मैच कर रहा है और 2 के साथ में मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो एक दूसरे की आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो सर हम ना इंसिडेंट पॉइंट जो है, इंसिडेंट पॉइंट हमको मैच कराना पड़ेगा, मतलब जो वर्टेक्स वहां पर पिछले जन्म में था वही वर्टेक्स यहां पर भी होना चाहिए। ओके सर, अब समझ में आ गया कि आपने इंसिडेंट जो पॉइंट, आप जब क्लास शुरू किए तो आपने इंसिडेंट पॉइंट पहले क्यों पढ़ा, क्योंकि आपको आइसोमॉर्फिक पढ़ाना था, और आइसोमॉर्फिक के डेफिनेशन में वही होता है कि दो ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक तभी होती हैं जब उनका मीटिंग पॉइंट सेम होता है वर्टेक्स और एज का। अगर किसी ग्राफ का मीटिंग पॉइंट सेम होता है तब वो डिफाइन करता है कि उनका वर्टाइसिस सेम होगा, नंबर ऑफ एजेस सेम होगा और डिग्री सीक्वेंस सेम होगा। लेकिन वर्टाइसेस सेम होने पे, एजेस सेम होने पर, डिग्री सीक्वेंस सेम होने पर ये कभी गारंटी नहीं लेंगे कि ग्राफ आपकी आइसोमॉर्फिक होगी। ओके सर, आई अंडरस्टूड बेसिकली किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये तो ये हो गया इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग अबाउट ग्राफ, क्या कहते हैं कि आइसोमॉर्फिक। अब हम लोग जाएंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर फॉर्मल वे। मोर फॉर्मल वे में अब आएगा आपको दूसरा डेफिनेशन। अच्छा, ये क्या कहता है कि आपके पास में एक ग्राफ है। देखो ग्राफ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राफ नंबर 1 जो है, ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ नंबर 1, जो डिफाइन करता है कि V1 उसके सेट ऑफ वर्टाइसेस V1 है और सेट ऑफ एजेस E1 है, और इसका ट्रांजिशन फंक्शन जो है और इंसिडेंट फंक्शन जो ये है, ठीक है। आप ना समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाहता हूं। फिर ना एक दूसरी ग्राफ है जिसमें होगा उसका सेट ऑफ वर्टाइसेस V2 होगा और उसके नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो E2 होंगे, और उसका जो ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये दो अलग अलग ग्राफ मैंने डिफाइन कर लिया, ठीक है। इनका ड्रॉ भी कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट इट देन, ठीक है। लेट्स कंसीडर कि ये वाली ग्राफ है आपकी, ठीक है, ये दोनों आपकी ग्राफ हो गई। अब ये क्या कहता है,
अब ना मोर फॉर्मल डेफिनेशन में कहना चाहता हूं, और मोर फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, मोर फॉर्मल डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब मोर फॉर्मल डेफिनेशन क्या है बेसिकली, कि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के आइसोमॉर्फिक तभी होगा जब इन दोनों ग्राफ का 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन होगा। सर यार एक फंक्शन था समझ में आया, ये 1-to-1 करेस्पॉन्डेंट फंक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि 1-to-1 करेस्पॉन्डेंट फंक्शन क्या होता है। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंट फंक्शन वो होता है कि जो यूनिकली डिफाइन करे करेस्पॉन्डेंस फंक्शन। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जैसे एक क्लास है, ठीक है, ये देखना यहां पर एक क्लास है, तो इस क्लास में मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3। अब ये तीनों बच्चों ने क्या किया है, अब ये तीनों बच्चों ने एक एक रस्सी पकड़ लिया है और वो मुझे दे दिया है, ठीक है। तो अब मेरे पास 3 रस्सी है, 1, 2 और 3। मैं ना एक रस्सी ऐसे खींचूंगा ना तो वो यूनिकली किसी एक बच्चे को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी रस्सी खींचा तो वो यूनिकली किसी बच्चे को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब है ऐसे फंक्शंस जो यूनिकली किसी बच्चे को डिफाइन करते हैं। जैसे मैं तुम्हारे कॉलेज में जाऊंगा और बोलूंगा कि इस क्लास में आईडी नंबर 20 कौन है, तो आईडी नंबर 20 जो है वो बबीता जी आ जाएंगी, ठीक है, वो आईडी नंबर 20 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं तो ये 1-to-1 फंक्शन हो गया आपका। अब अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा फंक्शन जो नेम डिफाइन करता है आईडी का, मतलब अगर मैं बोलूं बबीता तो शायद 2 बबीता खड़ी हो जाए, ठीक है, नॉट आईडी, बट अगर मैं किसी नाम से किसी बच्चे को यूनिकली रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो वो नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो आप ना फिलहाल के लिए देखो, आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो कंफ्यूजन में ना हो, ठीक है। ये सारा 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन जब मैं सेट थ्योरी चालू करूंगा तो फिर से है। आप सिर्फ इतना ही समझो कि यूनिकली किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको 1-to-1 फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 1-to-1 फंक्शंस नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो भी 4 को पॉइंट करेगा और -2 भी 4 को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 1-to-1 फंक्शंस, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन नहीं कहेंगे। अब हम लोग आते हैं और वो ये वाले स्लाइड पे बात करते हैं कि 2 ग्राफ एक दूसरे का 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन कब होगा। तो एक ग्राफ, जब 2 ग्राफ, सुनो डेफिनेशन, 2 ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक तब होंगी जब 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन होगा ग्राफ के बीच में, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस फंक्शन होगा उनके वर्टाइसेस के बीच में। मतलब अगर पिछले जन्म का मैं वर्टाइसेस को ऐसे खींचूंगा तो वो यूनिकली किसी न किसी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि जो A1 होगा, ठीक है, वो यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो यहां पर रिप्रेजेंट करेगा फॉर एग्जांपल B1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब ना ये जो मैंने चीज लिखी है कि फंक्शन दैट इज मूविंग फ्रॉम V1 टू V2, तो ये यूनिकली इस ग्राफ का यूनिक वर्टेक्स उस ग्राफ के यूनिक वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल के लिए इनपुट में अगर आप A1 डालोगे तो आउटपुट में आपको B1 आ जाएगा। इनपुट में आपने A2 डाल दिया तो वो यूनिकली इसको रिप्रेजेंट करेगा। आपने A2 को डाला तो वो यूनिकली B2 को रिप्रेजेंट करेगा। आपने A3 को डाला, ठीक है, दिस इज ओके, सॉरी, दिस इज योर A2 और दैट इज अ B2, दिस इज A3, दिस इज B3, दिस इज B4, दिस इज B5, ठीक है। तो ये A3 हो गया एंड दिस इज योर A4 एंड देन दिस इज योर A5, ठीक है, दिस इज योर A5। तो इस तरीके से देयर इज अ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस हो गया, ठीक है। सो दैट इज रिलेटेड टू 1। So I hope you people have understood about this particular concept कि 1-to-1 correspondence फंक्शन आपका वर्टाइसिस के बीच में भी होना चाहिए और 1-to-1 correspondence फंक्शन आपका एजेस के बीच में भी होना चाहिए। मतलब ये जो एज होगा, ठीक है, ये जो एज होगा, ये E1 जो होगा वो आपका x1 के साथ में रिलेट करेगा, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन होगा वो E1 जो होगा वो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होगा। मतलब अगर आपने E1 को एसोसिएट करवाया तो वो x1 के साथ में एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर मैं E2 को यहां लूंगा, E2 किसके बीच में आ रहा है, A2 और A3 के बीच में आ रहा है, तो B2 और B3 के बीच में ही आपका क्या आएगा, X2 आएगा। समझ में आ गया? तो E2 विल बी रिलेटेड टू X2। और फिर लास्ट में आपका ट्रांजिशन फंक्शन, मतलब पहले वाले ग्राफ में जिस तरीके से, देखो अगर मैं यहां पर, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ये लास्ट वाले का पॉइंट लिखूं, तो E1 किसके बीच में एसोसिएटेड है, E1 एसोसिएटेड है A1 और A2 के बीच में। लेकिन A1 कहां पे आ रहा है, A1 जो है वो B1 बन गया है। यहां पर देखना, E1 इज बिटवीन A1 A2, तो X1 जो होगा वो B1 और B2 के बीच में आएगा। तो X1 शुड बी रिलेटेड टू B1 और B2। ये आइसोमॉर्फिक का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आ गया, ठीक है। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस फंक्शन क्या होता है। इनका ग्राफ का वर्टाइसिस के बीच में यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, तब जाके यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो वर्टेक्स यूनिकली लेना पड़ेगा आपको, एजेस यूनिकली लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, और ट्रांजिशन फंक्शंस भी लेना पड़ेगा। एक बार रिप्लाई कर दो अगर समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक यू पीपल कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, इसलिए मैंने आपको आज इंसिडेंट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आप यही देखो कि एक ही ग्राफ है, वो ग्राफ जो है वो एक दूसरे के क्या है, ठीक है, जो ग्राफ जो है, लास्ट वाला पॉइंट क्या है, लास्ट वाला, अरे आप, इसलिए मैं डर रहा था तुम लोगों को पढ़ाने में। अरे लास्ट वाला कुछ नहीं है, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंट फंक्शन है, दैट इज वेरी इजी एक्चुअली। लास्ट वाला पॉइंट मेरा ये था कि जब ना आप ये वाली दे रहे यार, फिर से बता देता हूं, पूरा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा सुन लो, ध्यान से सुनना, ठीक है। कुछ नहीं है, ये भाई साहब इसके साथ में रिलेट करते हैं। अगर मैं इसको A1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका B1। तो A1 की मैपिंग B1 के साथ में होनी चाहिए, बस। ये A2 है, ये हो गया B2, तो A2 की जो मैपिंग होगी वो B2 के साथ में होनी चाहिए। E1 इनके बीच में आ रहा है और X1 यहां पर आ रहा है, तो E1 की जो मैपिंग होगी वो X1 के साथ में होगी। अब ये देखना, E1 भाई साहब किसके बीच में है, ये देखना A1 और A2 के बीच में है, A1 और A2 के बीच में है। लेकिन A1 तो B1 के बराबर है, A1 जो है वो B1 के बराबर है, और A2 जो है वो B2 के बराबर है। तो E1 जो है वो X1 के बराबर है, तो ये हो गया आपका X1, तो आपका फंक्शन भी सेम हो गया। इनफॉर्मल डेफिनेशन इज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें क्या है ना, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ टफ है नहीं यार, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है आपका, बस एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये वाला वर्टेक्स जो होगा वो ये वाले वर्टेक्स के साथ में यूनिक रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला वर्टेक्स जो होगा वो ये वाले वर्टेक्स के साथ में यूनिक रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आप ना मैप कर लो, अब जैसे मेरे जैसा ही इंसान अगर बगल में खड़ा होगा, तो मैं ये वाला हाथ पे अगर ऐसे मारूंगा तो उसको भी उसी हाथ पे यहां पर लगेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो जो मैंने ये डेफिनेशन लिखा, इसमें ये क्या कहता है कि पहले वाले ग्राफ का और दूसरे वाले ग्राफ का वर्टाइसिस का यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पहले वाले ग्राफ का और दूसरे वाले ग्राफ का जो एजेस का होगा वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टाइसेस जो होंगे उनका भी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप इसको फंक्शन मत पढ़ो, आप गरीब लोग हो, गरीब लोग आई मीन इन द सेंस कॉन्सेप्ट में गरीब हो, तो आप ना सिर्फ यही पढ़ो कि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। इस यूनिक रिप्रेजेंटेशन को 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं हम।
ठीक है, इसको हम लोग यूनिक रिप्रेजेंटेशन को 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। यस यस मोहम्मद। तो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन का अलग से नाम है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं आ रहा, छोड़ दो, यूनिक रिप्रेजेंटेशन आप देख लो। यूनिक रिप्रेजेंटेशन किसमें होना चाहिए? वर्टाइसेस के बीच में होना चाहिए। यूनिक रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में होना चाहिए? एजेस के बीच में होना चाहिए। यूनिक रिप्रेजेंटेशन किसके बीच में होना चाहिए? उनका इधर अनऑर्डर्ड वाला, इधर अनऑर्डर्ड वाला। वही जुड़वा वाली बात है भाई, वही बस बस जुड़वा वाला समझ जाओ। ऐसे अगर हाथ में मारा तो मेरे जैसा अगर कोई और बंदा होगा उसको भी इसी हाथ पे लगेगा। अब इसको मैंने मारा ए, तो इसको भी यहां पे लगेगा ए। इसको मारा A2 बोलेगा, B2 बोलेगा, मतलब B2 बोलेगा मुझे भी दर्द हुआ। E1 को मारूंगा तो X1 को दर्द हो जाएगा। समझा? ठीक है, तो आई थिंक, ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गेट योर आंसर्स विच इज रिलेटेड टू दैट। तो ये हो गया आपका इन आइसोमॉर्फिक ग्राफ का कॉन्सेप्ट। यहां पर आपका कंप्लीट होता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरीके से गरीब इन द सेंस कॉन्सेप्ट में गरीब। ठीक है, यही बात मत एक्सेलरेट करो। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं एंड व्हाट इज द रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस। इनफॉर्मल इज इनफ टू अंडरस्टैंड। इनफॉर्मल इज इनफ टू अंडरस्टैंड दैट, बट कुछ बच्चे ऐसे उठ के आएंगे, सर फॉर्मल नहीं पढ़ा है क्या, पैसा दिया मैं, अरे पढ़ा दिया भाई, फॉर्मल भी पढ़ा दिया। ठीक है, अब ना मैं एक नया चीज पढ़ाने वाला हूं, ये वाला अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, जबरदस्त तरीके से आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनना यहां पर। बंगाली, मेरे को बंगाली नहीं आती। इफ बिट पोजीशन चेंजेस बाय 1 बिट। ये क्वेश्चन को पहले पढ़ो एक बार। ठीक है, धरती माटे। टेस्ट की इंफॉर्मेशन है आपकी सैटरडे की। ये नीतीश कुमार कौन है? वेयर आर यू फ्रॉम? शुभम बता दे यार उसको। फिर से चालू हो गए तुम लोग, घर का एड्रेस पूछना। ठीक है, अच्छा अब ये ना जरा क्वेश्चन देख लो कि कंसीडर अ ग्राफ। ठीक है, कंसीडर अ ग्राफ। अब ये क्वेश्चन को सुनना। ठीक है, अबे यार तुम लोग पढ़ने पे ध्यान दो, तो बाकी का सब मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, अब सुनो, अभी चैट मत करो, ये क्वेश्चन पढ़ो।
ठीक है, अब ये क्या कहता है कि कंसीडर अ ग्राफ, ठीक है, जहां पर वर्टेक्स, कंसीडर अ ग्राफ वर्टेक्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज एन बिट सिग्नल। तो आप ना जरा क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपके पास में ना एक ग्राफ है जिसका वर्टेक्स जो है, ठीक है, ट्राई टू रीड द फर्स्ट लाइन, ठीक है, कंसीडर अ ग्राफ जहां पर वर्टेक्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज एन बिट सिग्नल। तो आपके पास में एक ग्राफ है, ठीक है, ए कमेंट मत करो, यहां पर देखो, रे रे बाबू, ए सुनो, एक पूरा ग्राफ है, ठीक है, उसका एक वर्टेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन बिट सिग्नल। मतलब अगर मैं n इक्वल्स टू 2 लेता हूं तो ये जो वर्टेक्स है वो 2 बिट का सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है सर, इमेजिन करो, ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। तो पहला लाइन क्या कहता है कि एक ग्राफ है जहां पर पूरा वर्टेक्स, ठीक है, पूरा ग्राफ है, एक वर्टेक्स n बिट का सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, n का मतलब अगर 2 ले लोगे तो एक वर्टेक्स 2 बिट का सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे पढ़ो, 2 वर्टाइसेस आर कनेक्टेड इफ बिट पोजीशन चेंजेस बाय 1 बिट। मतलब एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स ये हो गया, ये वाला वर्टेक्स ये वाला वर्टेक्स के बीच में जो है कनेक्टेड होगा, ठीक है, कनेक्टेड तब होगा जब एक बिट का चेंजेस मिलेगा उसको, ठीक है। देन व्हाट विल बी एजेस इन जी, व्हाट विल बी एजेस इन जी, ठीक है। अब ना पहले ये इसको देख लो एक बार, आपने देख लिया, अब मैं वापस से रिपीट करता हूं। तो क्या कह रहा है कि आपका ग्राफ का जो एक कम, आप लोग आंसर देने की कोशिश मत करो, मैं बता रहा हूं, आपका जो ग्राफ का वर्टेक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो n बिट सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अगर मैं n इक्वल्स टू 2 लेता हूं, ठीक है, इफ आई विल टेक n इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि 2 बिट का सिग्नल। जब अगर n इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है, उसका मतलब हो गया कि 2 बिट, ठीक है। तो टोटल वर्टाइसेस में अगर पता करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो आएगा दैट विल बिकम 4। अब आपका ग्राफ का वर्टेक्स कैसा रिप्रेजेंट करेगा, पहला ग्राफ का जो वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा व्हाट इट विल बी रिप्रेजेंटिंग, कि 0 और 0 एक वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा, और 0 और 1 दूसरा वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा, और ये 1 0 दूसरा वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा, और 1 1 जो है वो दूसरा वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब ना पहले हाफ ऑफ डेफिनेशन पढ़ो, वापस से मैं बता देता हूं। नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू आइसोमॉर्फिक प्रज्वल, आइसोमॉर्फिक हो गया। कंसीडर अ ग्राफ वेयर वर्टेक्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज एन बिट सिग्नल। तो ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एन बिट सिग्नल का। ये क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो आप फिर से पढ़ो, ये चैट मत करो, सुनो। कंसीडर अ ग्राफ वेयर वर्टेक्स इज रिप्रेजेंटिंग एज एन बिट सिग्नल। तो मैंने अभी जो ग्राफ बनाया यहां पर, ठीक है, मैंने ये वाली जो ग्राफ बनाई, इसमें क्या कर रहा है, इसमें यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने n इक्वल्स टू 2 ले लिया। जब मैंने n इक्वल्स टू 2 ले लिया तो n का मतलब क्या है, n बिट सिग्नल, n का वैल्यू मैंने ले लिया 2, तो 2 क्या हो गया, 2 बिट सिग्नल। जब ये 2 बिट सिग्नल होगा तो टोटल वर्टाइसेस कितना आएगा आपका, टोटल वर्टाइसेस आएगा आपका 4। अब आगे का डेफिनेशन देखो कि 2 वर्टाइसेस आर कनेक्टेड इफ बिट पोजीशन चेंजेस बाय 1 बिट। मतलब एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से तभी कनेक्ट होगा जब एक बिट का चेंज होगा। सर 2 बिट का होगा उसका हमने नहीं बोला, सर 3 बिट का होगा उसका नहीं बोला, हमने क्या बोला कि एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ में तभी कनेक्टेड होगा जब एक बिट का चेंज आएगा उसके पास। तो एट द एंड टोटल नंबर ऑफ एजेस हमको पता करना है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अवर क्वेश्चन। अब ये देखना कि ये 0 0 था, ये इसके साथ में कनेक्टेड होगा। क्यों कनेक्टेड होगा, क्योंकि 0 और 0 में इसने एक बिट चेंज किया, ठीक है, ये वाले 0 ने एक बिट चेंज किया तो 0 और 1 आ गया, तो इसीलिए 0 और 0 1 के बीच में कनेक्शन है। अब ये इसमें फर्स्ट वाले ने चेंज किया 1 और 0 आ गया, तो इनके बीच में कनेक्शन है, समझ में आ गया।
तो ये 0 0, मतलब अगर ये वाला बिट चेंज होता है तो एक एज यहां देगा। ये वाला देखो 0 0 था, 0 0 1, तो 0 0 0 1 में एक बिट का डिफरेंस आया, वो कनेक्ट हो गए। 0 0 और 1 0 में एक बिट का डिफरेंस आया, वो कनेक्ट हो गए। अब ये देखना कि ये इसके साथ में कनेक्टेड होगा। ये देखो ये लास्ट वाला फिक्स है, लास्ट वाला फिक्स है, एक बिट का ही चेंज आ रहा है। यहां पर देखो फर्स्ट वाला फिक्स है और एक बिट का ही चेंज आ रहा है। तो ये आपकी ग्राफ बन गई जो हो गया, ठीक है, ठीक है, ये आपकी ग्राफ बन गई जो 2 बिट सिग्नल वाली हो गई। समझ में आ गया? अब ना मेरे को ऐसे ही एक जनरल स्टेटमेंट देना है जिसमें मैं जनरल स्टेटमेंट दे दूं n बिट के बारे में, ठीक है। तो वो एक मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को यहां पर समझना है, ठीक है। तो अब ना अगर मैं 3 बिट के बारे में, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्राई टू विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन क्या है कि जब मैं n इक्वल्स टू 2 लिया था, जब 2 बिट लिया था, तो टोटल वर्टाइसेस जो थे वो कितना था मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस था दैट इज नथिंग बट 2 raised to 2, और आंसर में क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। वो था टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। अब ये देखना कि देखो टोटल वर्टाइसेस पता है, अब मेरे को एज निकालना है, तो मैं अगर डिग्री निकाल लूं तो मेरे को एज आ जाएगा, ठीक है। 0 0 और 1 1 कनेक्टेड नहीं होगा एक दूसरे के साथ में। क्यों नहीं होगा 0 0 और 1 1? क्योंकि 0 0 और 1 1 लोगे तो इसमें 2 बिट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये देखो ना साफ दिख रहा है 0 0 1 1 के साथ में कनेक्टेड नहीं होगा। वाई द 0 विल नॉट बी कनेक्टेड टू 1 1? बिकॉज इट विल बी हैविंग 2 बिट का डिफरेंस। वापस यहां पर देखो, मेरा क्या कहना था कि मेरे को टोटल नंबर ऑफ एजेस पता करने, तो ना हम हमेशा से ये चीज पता करते आ रहे हैं कि n इक्वल्स टू 2 था और टोटल वर्टाइसेस जो हो गया वो 4 हो गया। अब ये देखो कि अगर मेरे को हर एक वर्टेक्स की डिग्री आ गई, ठीक है, अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री मिल जाए तो मैं टोटल नंबर ऑफ हैंड शेकिंग लेमा से टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है वो निकाल लूंगा। तो अब ये देखना, इसको ना विजुअलाइज करने की कोशिश करना। ये जब 2 बिट का है, मेरी जान सुनो, जब ये 2 बिट का है, ठीक है, तो क्या होगा, एक टाइम पे ये चेंज होगा और एक एज देगा मेरे को। समझ में आ रहा है? ये एक टाइम पे ये चेंज होगा और एक एज। विजुअलाइज कर भाई, मजा आएगा। इट्स अ प्लेजर ऑफ दिस थिंग। देखो 2 बिट था, एक टाइम पे ये वाला बिट चेंज होगा, वो एक एज देगा। दूसरे टाइम पे ये वाला बिट चेंज होगा और वो मेरे को क्या देगा, वो एक एज देगा। आप यहां से भी देख सकते हो कि एग्जाम्पल के लिए आपने 0 और 0 लिया था, तो एक टाइम पे ये चेंज हो गया और मेरे को एक एज दे दिया जो 0 1 के साथ में कनेक्ट था, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे कनेक्ट नहीं हो सकते। एक टाइम पे इसने चेंज किया और मेरे को दूसरा एज दे दिया, तो देखो इस वर्टेक्स की डिग्री 2 हो गई। ठीक उसी तरीके से हर एक वर्टेक्स की डिग्री, इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी और इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज? अब जब हम लोग n इक्वल्स टू 3 लेंगे, ठीक है, जब मैं n इक्वल्स टू 3 लूंगा तो इसका मतलब है कि 3 बिट का सिग्नल, ठीक है, इसका मतलब है कि 3 बिट का सिग्नल। जब अगर n इक्वल्स टू 3 लूंगा तो आपको पता है कि टोटल वर्टाइसेस जो होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना होगा, दैट विल बी 2 raised to 3 और आंसर में आपको आ जाएगा 8, ठीक है। टोटल वर्टाइसेस आपको कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब यहां पर देखना कि अब आपके पास में क्या होगा कि हर एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स V1 हो गया और इसके पास में 3 बिट हो जाएंगे। जब इसके पास में 3 बिट होगा तो एक टाइम पे ये चेंज होगा और ये एक एज देगा, ठीक है, और दूसरे टाइम पे ये वाला बिट चेंज होगा और वो एक और एज देगा। समझ में आ रहा है? और तीसरे टाइम पे ये बिट चेंज होगा, वो एक और एज देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्राफ में भी डिग्री ऑफ सारे वर्टाइसेस की कितनी आएगी, 3 आएगी। तो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 3। देखो इसमें क्या है, जब मैंने 3 बिट का सिग्नल लिया तो टोटल वर्टाइसेस 8 आ रहे हैं और सबकी डिग्री कितनी आ रही है मेरे को, सबकी डिग्री जो आएगी वो कितनी आएगी, दैट विल बी 3 3 3 3 3 3 3 3।
ठीक है। अच्छा, अगर इसका डायग्राम आपको देखना है तो डायग्राम यू विल बी रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम देख सकते हो कि बेसिकली दे आर ऑल आर रिप्रेजेंटिंग, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपका 3 आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपका 3 आ गया, एंड हियर यू विल बी कनेक्टिंग विद दिस फ्रॉम हियर टू हियर, 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 फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला ग्राफ। ठीक है, आपकी ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगी, और हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री होगी, ठीक है, जो हर एक वर्टेक्स की डिग्री होगी वो 3 आएगी। क्यों 3 आएगी? क्योंकि सबका जो इसका जो कनेक्शन है, हर एक वर्टेक्स में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 आएगी क्योंकि 3 बिट है। तो अब ना हम लोग जाते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। किसके बारे में? अगर मैं n बिट सिग्नल लेता हूं, ठीक है, अगर मैं n बिट सिग्नल लेता हूं, ठीक है, तो टोटल वर्टाइसेस कितना आएगा मेरी जान? टोटल वर्टाइसेस आएगा ना भाई, 2n टोटल वर्टाइसेस आएगा, जहां पर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, डिग्री ऑफ ईच, इसको मैं v ले लेता हूं, टोटल वर्टाइसेस v। n क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि n का मतलब n बिट सिग्नल हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितना आएगा ना मेरी जान? डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स आएगा n। तो यहां पर सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल इट इज इक्वल्स टू 2 आएगा। तो n, ठीक है, टोटल वर्टाइसेस कितने हैं? 2n है, सबकी डिग्री है n, एंड देन इट इज इक्वल्स टू 2e। तो e इट इज इक्वल्स टू n इंटू 2n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होगा वो कितना आएगा? n इंटू 2n-1। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितना आ जाएगा आपको? n आ जाएगा, एंड इफ यू विल कैलकुलेट दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट यू विल बी गेटिंग इट। ठीक है, तो इस तरीके से यू विल बी गेटिंग। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया। डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी, मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या आएंगे? n इंटू 2n-1। अरे ये टोटल वर्टाइसेस 2n आएगा ना यार, ये चीज तो, अरे वेट 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 वेट, मैं बता रहा हूं, आगे बता रहा हूं। तो डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी वर्टेक्स यू विल गेट लाइक दिस। लास्ट वाला कैलकुलेशन क्या है? कोई कैलकुलेशन नहीं है यहां पर। कैलकुलेशन क्या है? बहुत सिंपल है। ठीक है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल। ठीक है, फिर से बताता हूं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो टोटल कितने वर्टाइसेस हैं? टोटल वर्टाइसेस हैं 2n, और सबकी डिग्री कितनी है? n है, वो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2e। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको n इंटू 2n डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे n इंटू 2n-1। ये हो जाएगा आपका क्या? टोटल नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ एजेस। यस यस मोहम्मद। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट दिस। तो एक्चुअली ये कौन है? ये आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे बढ़ रहा हूं भाई, यार तुम लोग ना यार मेरे से थोड़ा सा प्यार कर लो। मतलब मैं इतना कमेंट में देता हूं, मैं इतनी इतनी मेहनत से पढ़ाता हूं, मतलब कुछ भी बोल के चले जाते हो तुम लोग। ठीक है, इतनी मेहनत से मैं बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बड़े प्यार से मैं पढ़ाता हूं, तो आप लोग ना यार बड़े प्यार से रिप्लाई किया करो। ठीक है, बहुत दिल से बुरा लगता है भाई।
ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कहां बढ़ू आगे मैं, नहीं जगह है, बहुत जगह नहीं जगह है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूं, तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया, मतलब एक्चुअली ये जो था, इस टॉपिक का नाम था हाइपर क्यूब ग्राफ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर क्यूब ग्राफ कहते हैं। और ये हाइपर क्यूब ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ये रिप्रेजेंटेशन होता है क्यू रेज टू एन के फॉर्म में। ये जो n होता है, ये जो n जो है, दैट इज नॉट ए टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, दैट इज n बिट सिग्नल। ठीक है, दैट इज n बिट सिग्नल। ठीक है, तो ये ना एक अलग टाइप ऑफ ग्राफ है। तो n बिट सिग्नल हो गया। तो इसको मैं डायरेक्टली ना पढ़ा के क्वेश्चंस के फ्रेम में पढ़ाया। तो जब मैंने आपको क्वेश्चंस के फ्रेम में पढ़ाया तो आपको विजुअलाइज हो गया। जब आपको विजुअलाइज हो गया तो आप ऐसा बोल सकते हो, हाँ सर उसमें 2n वर्टाइसेस होगा और सबकी डिग्री n होगी, तो n इंटू 2n इट इज इक्वल्स टू 2e। तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हाइपर क्यूब हो गया n बिट सिग्नल का। पहला जो हाइपर क्यूब होगा वो Q1 होगा। एक का मतलब होता है 1 बिट सिग्नल। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो ऐसा आएगा, यहां पर 0 आ जाएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। दूसरा जो हाइपर क्यूब बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एंड देन दैट इज नथिंग बट दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, एंड देन दिस इज 1 0। ठीक है, एंड देन दिस इज 1 1। तो ये हो गया आपका क्या, रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया ये चीज? तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से यू कैन इजिली गेट इट दिस थिंग्स। अब ना अगर मैं Q3 के बारे में बात करूं तो Q3 भी मैंने ड्रॉ किया था कि ये 0 0 0 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो मैं ना बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ, बड़े प्यार से पढ़ के बस सुन लिया करो, काहे को बोलना। क्योंकि कैसा है ना कि आप मुझे देख रहे हो लेकिन मैं आप सब लोगों को देख रहा हूं। तो एक बच्चा भी बोलता है नहीं समझ में आता ना, तो मेरे को बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि यार आई हैव टू टीच देम। ठीक है, तो उस चीज उस वे में मैं कभी कभी रिपीट कर देता हूँ। तो जब मैं रिपीट करता हूँ तो दूसरे बच्चे को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत करो, मुझे सारे बच्चों को देखना है, तो मैं बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूँ। तो प्यार से आप लोग भी पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। क्या लिख रहे हैं यार? ठीक है, तो दैट इज बेसिकली Q3। तो ये आपका Q1 हो गया और Q2 हो गया आपने। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, हाँ रवि ये पोसेट भी है, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा भी, वो हम लोग बाद में देखेंगे रवि। ठीक है, फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका Q1 हो गया और ये आपका Q2 हो गया और वो आपका Q3 हो गया। अरे आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है ना, तो ये बेसिकली एक टाइप ऑफ ग्राफ है जिसको हम लोग हाइपर क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपर क्यूब का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब ना, अब आगे के जो डेफिनेशन है वो सुनना। अरे n बिट का मतलब जब मैं n इक्वल्स टू 2 लेता हूं, ठीक है, तो 2 बिट है, मतलब 0 0 हो गया और 0 1 हो गया और 1 और 0। ये तो आप लोग पेट से पढ़ के आते हो। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट पेट में ही पढ़ लेता है ये चीज कि अगर n इक्वल्स टू 2 बिट है, ठीक है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, तो टोटल वर्टाइसेस उसका कितना होगा, दैट विल बिकम व्हाट, total vertices you will be getting is basically 2 raised to n, that is nothing but total number of vertices। अब ना इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा और अपर लेवल पे लेके जा रहा हूं, तो आप ना जरा यहाँ पे कोशिश करना और अगर दिल तक पहुंचे तो लाल दिल दे देना मेरे को। ठीक है, तो अब ये सुनना। अब अगर मैं बोलूं कि n बिट सिग्नल है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि n बिट सिग्नल है, ठीक है, अब अगर ये n बिट सिग्नल है एंड टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना होगा, तो अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो होगा दैट विल बी इट इज इक्वल्स टू 2n। अब अगर मैं बोलूं कि सबकी डिग्रीज कितनी होंगी, डिग्रीज ऑफ, ध्यान से सुनना नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहा हूं, थोड़ा अपर लेवल पे लेके जा रहा हूं, विजुअलाइज करो।
तो डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस कितना होगा, n होगा। इस चीज का मैंने विजुअलाइजेशन दे दिया है आपको, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली टोटल वर्टाइसेस 2n हो गया। अगर पता नहीं है टोटल वर्टाइसेस तो याद कर लो 2n है। डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस आपको n आ गया। अब ये देखना कि जो, अब अगर मैं बोलूं कि g का जो डिग्री सीक्वेंस है वो है n, वो है n, वो है n और वो है n, ठीक है। इस तरीके से कल हमने डिग्री सीक्वेंस वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें हम क्या करते थे, अगर वो सीक्वेंस ऐसा होता था तो हम क्या करते थे, हम सबसे पहले टोटल वर्टाइसेस पता करते थे। तो टोटल वर्टाइसेस अगर मैं यहां पर पता करूं तो टोटल वर्टाइसेस है 1 2 3 4 5 और 6। टोटल वर्टाइसेस है कितना आपका 6। अगर टोटल वर्टाइसेस 6 है तो हम क्या लिखते थे, ये जी का डिग्री सीक्वेंस था, और फिर टोटल वर्टाइसेस हम लिखते थे k6, और फिर k6 लिखते थे तो n-1 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 करते थे। तो यहां पर आता था n-1 मतलब 6-1 6-1, हालांकि है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज करते थे। अब ये देखना कि जो g है उसका डिग्री सीक्वेंस है n n n n, ये कितने बार आएगा, ये आपको पता है कि टोटल वर्टाइसेस जो है वो है आपका 2n। 2n का मतलब हो गया टोटल वर्टाइसेस। तो आपकी जो कंप्लीट ग्राफ बनेगी वो kn की बनेगी या फिर kv की बनेगी। kv का मतलब हो गया टोटल वर्टाइसेस, kn नहीं लिखेंगे यहां पर, kn लिखोगे तो गलत हो जाएगा। n का मतलब n बिट सिग्नल, या तो आप kv लिख लो या तो आप k2n लिख लो, ठीक है, ये लिख लो। अब kv लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। जब आप kv लिखोगे या फिर k2n लिखते हो यहां पर, तो इसकी डिग्री k2n की डिग्री क्या आएगी, यू विल गेट 2n-1, हाँ है कि नहीं, मतलब n-1 n-1, यहां पर 2n-1, यहां पर 2n-1। तो व्हाट विल बी द डिग्री सीक्वेंस ऑफ g कॉम्प्लीमेंट, you will get 2n minus 1 minus n, you will get 2n minus 1 minus n, you will get 2n minus 1 minus n, again that is for this, ठीक है। अगर भाई ये डिग्री सीक्वेंस आ गया, किसका आ गया डिग्री सीक्वेंस, इसका। आई ये चीज समझ में, अच्छा वर्टाइसेस आपका सेम ही रहता है ना, वर्टाइसेस चेंज नहीं होता है। यहां पर आप ध्यान से समझ लो कि व्हाट इज द टोटल वर्टाइसेस यू विल हैव, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है दैट इज नथिंग बट 2n। तो जी में भी 2n वर्टाइसेस होता है, ठीक है, और जी कॉम्प्लीमेंट में भी 2 वर्टाइसेस होता है, ठीक है। तो ये सेम होता है आपका, इसमें भी 2n वर्टाइसेस होगा, इसमें भी 2n वर्टाइसेस। जी और जी कॉम्प्लीमेंट में वर्टाइसेस चेंज नहीं होता है, एजेस चेंज होते हैं। आपका वर्टाइसेस चेंज नहीं होता है जी और जी में। अब इसको ना एक एक पॉइंट और मैं लेके जा सकता हूं, और वो पॉइंट क्या है कि नंबर ऑफ एजेस इंटू जी इट इज इक्वल्स टू n इंटू 2n-1, ये हमने कैलकुलेट किया था बराबर। तो नंबर ऑफ एजेस इंटू जी प्लस नंबर ऑफ एजेस इंटू जी कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं लिखूंगा तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि n का मतलब है यहां पर n बिट सिग्नल, वो जो है दैट इज नॉट रिलेटेड टू वर्टाइसेस। तो अब हम लोग v दैट इज इक्वल्स टू v अपॉन v-1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। v का मतलब है टोटल वर्टाइसेस, और टोटल वर्टाइसेस कितना है 2n
2 raised to n minus 1 divided by 2. This is the total number of edges in a complete graph of k to n. टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है वो कितना होगा, दैट इट विल बिकम n into 2 raised to n minus 1 plus total number of edges into g complement, it is equals to 2 raised to n minus 1 divided by 2. So number of edges into g complement, it is equals to 2 raised to n minus 1 divided by 2, and then minus n into 2 raised to n minus 1. This is the total number of edges into the complement of this graph. ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट. ये सारी चीजें थी किसका, हाइपर क्यूब का. कुछ है क्या टफ? कुछ भी टफ नहीं है, सब बेसिक चीज ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ भी टफ नहीं है, मैं प्यारा हूं. शर्मा गया मैं यहाँ पे. कुछ भी टफ है, कुछ भी टफ नहीं है यार, सब विजुअलाइजेशन का गेम है. सब पूरा कॉन्सेप्ट पीछे का ही पढ़ा रहा हूं, कल का ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूं. ये नीतीश तुम ना कल की क्लास मिस कर दिए हो, कॉम्प्लीमेंट वाली, वहां से ये चीज आ रही है. अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस मोहम्मद. काला दिल योगेश दे रहा है, काहे को भैया काला दिल काहे को दे रहा है? आप आज ही ज्वाइन किए तो एक काम करो, सैटरडे संडे को फ्री होगा क्लास, तो आप क्या करना मालूम है, आप उस दिन पढ़ लेना. हाँ जितेश, हाँ भाई जितेश. हाँ मोहम्मद, नाम ले लिया, डोंट वरी. केम छो, केम छो बंगाली में थोड़ी होता है. अरे ध्रुवेंद्र भाई क्यों डाउट नहीं लूंगा तेरे को. हाँ सम्राट, सबका नाम लूंगा, सबका नाम लूंगा. हाँ अनीश, हाँ रोजन है. बाबा का ढाबा, कितने गंदे हो रहे तुम लोग. बाबा का ढाबा. हाँ अभिषेक, हाँ शुभम. अच्छा आपके जो टेस्ट होंगे वो मैंने मंडे टू फ्राइडे जो भी कुछ पढ़ाया उसके ऊपर ही बेस्ड होंगे. तो आप एक काम करो, आप ना रिवीजन कर लेना, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसके ऊपर ही होंगी. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, आपके कोई भी डाउट है तो आप पोस्ट कर दो, मैं आप वहां पर जाके देख लूंगा एंड आई विल ट्राई टू शो इट टू यू. ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट इट. एक बच्चा लिखता है गुस्सा कर रहा है, अरे क्या गुस्सा कर रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है, सारी चीजें सिंपल सिंपल तो ही पढ़ा रहा हूं. अगर सब कुछ सिंपल में ही रहेगा तो फिर आईआईटी कैसे निकलेगा, गेट कैसे निकलेगा. ठीक है, तो इस तरीके से यू पीपल कैन फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब मेरे को लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना. अब गेट अपने लेवल पे नहीं आएगा, हमको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा. तो इसी तरीके से मैं बड़े प्यार से पढ़ाते पढ़ाते आज हाइपर क्यूब पढ़ा दिया मजाक मजाक में, एंड वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, यस. अच्छा सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे जो है वो आपकी क्लासेस नहीं होंगी. संडे को यू विल हैव अ टेस्ट. ठीक है,
ऑन संडे यू विल हैव अ टेस्ट, इसका आपको शेड्यूल मिल जाएगा, यू विल गेट अपडेशन ऑन दैट, आप चेक करते रहना, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप पोस्ट कर दो स्लाइड के हिसाब से, मैं एक बार लिख के दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा, मंडे टू फ्राइडे की जितनी भी डीपीपीज हैं, ठीक है, ये जितने भी डीपीपीज हैं आपको डाउट है वो मैं मंडे जो है वो क्लास स्टार्ट करने के पहले जो है वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है दैट इज द बेसिक्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि इजी था या टफ था। अब मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे कनेक्टिविटी। आज का एक ऑपरेशन ऑफ ग्राफ रह गया, वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, वो किसी से रिलेटेड नहीं है, ऑपरेशन इनटू अ ग्राफ, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, हम लोग मंडे को ले लेंगे वो, एंड वी विल ट्राई टू कवर इट ऑन मंडे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग गुस्सा मत हो, जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू गेट इट ईच एंड एवरीथिंग, डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। तो आप लोग जो है वो यू विल ट्राई टू गेट इट एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल। तो आप ना ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारी चीजें देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल बी हैविंग, मुझे भी पता नहीं है टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज का क्या है, ठीक है, ओके। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर joining the today sessions and have a great weekend and have a great weekend to each and every person। आप ये 2 दिन का टाइम लो और पूरी चीजें रिवाइज करो, इसका रनिंग नोट्स बना लो, आपको खाली नहीं बैठना है। हम एक जंग पे हैं और हमें जो है वो गेट निकालना है। तो आप ना हमेशा ध्यान रखो कि गेट अपना लेवल कम नहीं करेगा, हमको गेट का लेवल पे जाना है। तो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पिछले 14 साल से पढ़ाते आ रहा हूं, तो प्लीज फोकस ऑन दैट कि आई एम टेकिंग यू टू अ सर्टेन लेवल। मैं आपका डे बाय डे एक एक लेवल बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। तो जब आपको एक सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है वो चीज आ जाएगी, तो यू कैन सॉल्व और यू कैन गो एंड टेक एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। आप लोग बस प्यार बनाए रखना, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा और सब मजे में पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो कुछ चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि सर ये वाली चीज नहीं आ रही है मुझे, मैं अवेलेबल हूं, आप कभी भी मेरे को आप अपना डाउट वहां पर पोस्ट करो, मैं ये सैटरडे संडे आपके सारे डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। और डिस्कशन वाला ग्रुप जो है वो मैं बात करता हूं एक बार, मुझे भी नहीं पता है बट बोल रहे थे, ठीक है, ओके। So yes, thank you so much and have a great weekend to all of you, and Baba sir is signing off. Thank you.